कभी सोचा है सरकारी दफ्तर में हमारी फाइल बस पड़ी रहती है और किसी और का काम फटाफट हो जाता है। ऐसा क्यों? या फिर एक ही गलती, मान लीजिए बिना हेलमेट गाड़ी चलाने पर एक को बस चेतावनी देकर छोड़ दिया और दूसरे का हजारों का चालान कट गया। ये तो रोज होता है। या किसी मंदिर में दर्शन के लिए आम लोगों की लंबी लाइन के बगल से कोई वीआईपी गाड़ी से उतरकर सीधे अंदर चला गया हो। एयरपोर्ट पर, अस्पताल में, यहाँ तक कि पुलिस थाने में भी। हाँ, हर जगह आम लोगों के लिए अलग नियम और पहुंच वालों के लिए एक अलग ही रास्ता दिखता है। और ये सवाल यहीं खत्म नहीं होते। पुलिस किसी की एफआईआर तुरंत लिख लेती है, किसी और को घंटों चक्कर कटवाती है। क्यों भाई? इन सब के पीछे क्या कोई नियम है या सब बस मर्जी का खेल चल रहा है? ये सिर्फ सवाल नहीं है, ये वो उलझने हैं जिनसे हम में से कई लोग रोज जूझते हैं। और इन सभी सवालों के पीछे एक बहुत शक्तिशाली जवाब छिपा है। और वो जवाब है कि सरकार की कोई भी कार्रवाई मनमानी नहीं हो सकती। बिल्कुल। और इस एक लाइन की पूरी ताकत भारतीय संविधान के एक ही अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14। आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे, बिल्कुल आसान भाषा में। ये सिर्फ वकीलों के लिए नहीं है, बल्कि हर व्यक्ति के लिए एक सुरक्षा कवच है। एक कवच जो हमें सवाल पूछने की हिम्मत देता है कि मेरे साथ ऐसा और उसके साथ वैसा क्यों? एकदम सही। चलिए तो फिर इस कवच को खोल कर देखते हैं। अनुच्छेद 14 में 2 बातें लिखी हैं, कानून के सामने समानता और कानून का समान संरक्षण। अब ईमानदारी से कहूं तो सुनने में ये दोनों एक जैसे ही लगते हैं। हाँ, पहली बार में तो ऐसा ही लगता है कि मतलब सब बराबर है। तो फिर 2 अलग अलग बातें क्यों? इनमें कोई फर्क है क्या? फर्क है, और ये फर्क बहुत जरूरी है। इसे आप समानता के 2 स्तंभों की तरह समझिए। अच्छा। पहला स्तंभ है कानून के समक्ष समता, यानी इक्वालिटी बिफोर लॉ। ये एक तरह की नकारात्मक अवधारणा है। नकारात्मक? हाँ, नकारात्मक इसलिए क्योंकि ये राज्य को कुछ करने से रोकती है। इसका सीधा सा मतलब है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, बड़े पद पर हो, कोई भी हो, वो कानून से ऊपर नहीं है। मतलब कानून की आंखों पर पट्टी बंदी है, उसे कोई वीआईपी नहीं दिखता। बिल्कुल। अगर ट्रैफिक नियम तोड़ने पर एक आम आदमी का चालान कटता है, तो वही नियम एक बड़े अधिकारी पर भी लागू होगा। सैद्धांतिक रूप से तो यही होना चाहिए। ठीक है, तो ये पहला स्तंभ हमें बताता है कि कानून की नजर में कोई बड़ा या छोटा नहीं है। ये समझ आ गया। अब आते हैं दूसरे स्तंभ पर, विधियों का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। ये क्या है? ये दूसरा स्तंभ एक सकारात्मक अवधारणा है जिसे हमने अमेरिकी संविधान से लिया है। सकारात्मक? हाँ, जहां पहला स्तंभ राज्य को कुछ करने से रोकता है, वहीं ये दूसरा स्तंभ राज्य को कुछ करने का कर्तव्य देता है। इसका मतलब है कि एक जैसी परिस्थिति वाले लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाएगा। एक जैसी परिस्थिति वाले लोग, इसका कोई रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा उदाहरण दे सकते हैं? जरूर। मान लीजिए सरकार बाढ़ पीड़ितों के लिए मुआवजा योजना लाती है। अब 2 किसान हैं, राम और श्याम। दोनों के पास 2-2 एकड़ जमीन है। दोनों की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। ठीक है, हालात बिल्कुल एक जैसे हैं। हाँ, तो कानून का समान संरक्षण कहता है कि सरकार दोनों को एक बराबर मुआवजा देगी। सरकार ये नहीं कह सकती कि राम एक खास समुदाय का है इसलिए उसे ज्यादा पैसे मिलेंगे, या श्याम किसी और पार्टी को सपोर्ट करता है इसलिए उसे कम मिलेंगे। अच्छा, अगर हालात एक जैसे तो बर्ताव भी एक जैसा। एकदम। ठीक है, तो पहला स्तंभ कहता है कोई कानून से ऊपर नहीं, और दूसरा स्तंभ कहता है एक जैसों के साथ एक जैसा बर्ताव होगा। अब ये एकदम साफ हो गया। लेकिन यहीं से एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। हमारा समाज तो बहुत अलग अलग है। यहाँ बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, कुछ समुदाय ऐतिहासिक रूप से बहुत पिछड़े हुए हैं। अगर हम सबके लिए एक ही कानून बना दें, तो क्या ये सच में समानता होगी या ये अपने आप में एक अन्याय बन जाएगा? बहुत ही जरूरी सवाल है, और यहीं पर संविधान की खूबसूरती दिखती है। अनुच्छेद 14 का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हर किसी को एक ही डंडे से हाँका जाए। अच्छा। ये वर्ग विधान मतलब क्लास लेजिस्लेशन पर तो रोक लगाता है, लेकिन उचित वर्गीकरण यानी रीजनेबल क्लासिफिकेशन की पूरी इजाजत देता है। 1 मिनट, वर्ग विधान और उचित वर्गीकरण, ये थोड़े भारी शब्द लग रहे हैं। आसान भाषा में समझाइए। आसान भाषा में वर्ग विधान का मतलब है कि सरकार मन माने ढंग से लोगों के समूह बना दे। जैसे सरकार ये नहीं कह सकती कि जिन लोगों के बाल काले हैं उन्हें ज्यादा टैक्स देना होगा। हाँ, ये तो बेतुका है। बिल्कुल। लेकिन उचित वर्गीकरण का मतलब है कि सरकार जरूरत और तर्क के आधार पर लोगों के अलग अलग समूह बना सकती है और उनके लिए अलग कानून भी बना सकती है।
लेकिन ऐसा करने के लिए उसे 2 बहुत सख्त शर्तें पूरी करनी होती हैं। ठीक है, तो ये 2 शर्तें क्या हैं जो किसी भी वर्गीकरण को उचित बनाती हैं? पहली शर्त है बोधगम्य विभेद, इंटेलिजिबल डिफरेंशिया। इसका मतलब है कि जब आप 2 समूहों में फर्क कर रहे हैं तो वो फर्क अकल में आने वाला होना चाहिए, कोई बेतुकी बात नहीं। जैसे कि इनकम टैक्स के अलग अलग स्लैब, कि जिनकी आमदनी कम है वो कम टैक्स देंगे और जिनकी ज्यादा है वो ज्यादा देंगे। यहाँ आमदनी एक ठोस आधार है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये एक बेहतरीन उदाहरण है। यहाँ वर्गीकरण का आधार साफ और तार्किक है। ठीक है, लेकिन सिर्फ ग्रुप बना देना ही काफी नहीं है। यहीं पर दूसरी शर्त आती है। समझ गई। तो पहला नियम है कि ग्रुप बनाने का आधार ठोस हो, लेकिन उसका कोई मकसद भी तो होना चाहिए। क्या यही दूसरी शर्त है? एकदम सही, आप बिल्कुल सही दिशा में सोच रही हैं। दूसरी शर्त है उद्देश्य से तर्कसंगत संबंध, रैशनल नेक्सस। इसका मतलब है कि आपने जिस आधार पर समूह बनाया है उसका उस कानून के उद्देश्य से सीधा और तर्कसंगत संबंध होना चाहिए। इसका भी एक उदाहरण दीजिए ताकि ये पूरी तरह साफ हो जाए। जरूर। मान लीजिए सरकार का उद्देश्य है महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाना। इसके लिए सरकार कानून बनाती है कि रात की शिफ्ट में काम करने वाली महिलाओं को कंपनी की तरफ से सुरक्षित ट्रांसपोर्ट देना जरूरी होगा। ठीक है, यहाँ वर्गीकरण क्या है? काम करने वाली महिलाएं, और उद्देश्य क्या है? उनकी सुरक्षा। तो वर्गीकरण का उद्देश्य से सीधा संबंध है। ये तो समझ आया। लेकिन अगर सरकार कहे कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए नीली साड़ी पहनने वाली महिलाओं को बस में मुफ्त यात्रा मिलेगी, तो इसका तो कोई तुक नहीं बनता। नीली साड़ी का सुरक्षा से क्या लेना देना? बिल्कुल, ये मनमाना माना जाएगा। ठीक है, तो वर्गीकरण तार्किक हो और कानून के उद्देश्य से जुड़ा हो। ये दोनों शर्तें तो बहुत मजबूत है। लेकिन एक खोट मुझे अब भी नजर आ रही है। बताइए। क्या हो अगर कोई अधिकारी इन दोनों शर्तों को कागज पर तो पूरा कर दे, लेकिन उसकी नीयत खराब हो, उसका फैसला फिर भी पक्षपाती या अनुचित लगे, तब क्या होगा? बिल्कुल, और आपने उस नब्ज पर हाथ रखा है जिसने भारत में अनुच्छेद 14 के मायने ही बदल दिए। अच्छा। 1974 तक सब ठीक था, लेकिन फिर न्यायपालिका ने कहा कि हम सिर्फ सरकार के बनाए ग्रुप्स का तर्क नहीं देखेंगे, हम सरकार के दिमाग के अंदर झांकेंगे। सरकार के दिमाग के अंदर झांकना, ये तो सुनने में बहुत क्रांतिकारी लगता है। और ये था भी। ईपी रोयप्पा बनाम तमिलनाडु राज्य केस में जस्टिस पीएन भगवती ने एक ऐसी लाइन कही जो आज अनुच्छेद 14 का सार बन चुकी है। क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने कहा, समानता मनमानी की विरोधी है। असल में समानता और मनमानी कट्टर दुश्मन है। समानता और मनमानी कट्टर दुश्मन है? इसका मतलब क्या हुआ? ये तो बहुत गहरी बात लग रही है। इसका मतलब बहुत गहरा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब से सिर्फ ये देखना काफी नहीं है कि सरकार का वर्गीकरण तार्किक है या नहीं। अब सरकार का हर काम, हर फैसला अपने आप में उचित, निष्पक्ष और गैर मनमाना होना चाहिए। हर काम? कोई भी फैसला जो बिना किसी तर्क के, बिना किसी सिद्धांत के या सिर्फ किसी की मर्जी, सनक या पक्षपात पर किया जाए वो मनमाना है। और अगर वो मनमाना है तो वो असमान है और अनुच्छेद 14 का सीधा सीधा उल्लंघन है। वाह, ये तो बहुत बड़ी छलांग थी। जी हाँ। इसके बाद मेनका गांधी बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गोल्डन ट्रायंगल यानी सुनहरा त्रिभुज का सिद्धांत दिया। अनुच्छेद 14, 19 और 21। गोल्डन ट्रायंगल। कोर्ट ने कहा कि ये तीनों अनुच्छेद एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सरकार की कोई भी प्रक्रिया सिर्फ कानूनी नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसे उचित, न्यायसंगत और निष्पक्ष भी होना चाहिए। राइट, जस्ट एंड फेयर। तो अब हम इस चर्चा को वापस अपनी रोजमर्रा की जिंदगी पर लाते हैं। हम कैसे पहचानें कि हमारे साथ जो हो रहा है वो अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है? मान लीजिए मेरी फाइल रुकी हुई है और मेरे पड़ोसी की फाइल पास हो गई क्योंकि वो क्लर्क को जानता है। क्या ये उल्लंघन है? बिल्कुल, ये मनमानी का एक क्लासिक उदाहरण है। यहाँ फैसले का आधार मेरिट नहीं बल्कि व्यक्तिगत पहचान है। ये पूरी तरह से मनमाना और अनुचित है। और सरकारी ठेकों या नौकरियों के बारे में क्या? वहां तो ये सब बहुत सुनने में आता है। अगर सरकारी ठेके देते समय सबसे योग्य उम्मीदवार को छोड़कर किसी दोस्त या रिश्तेदार को ठेका दे दिया जाए तो ये मनमानी है। अगर किसी सरकारी योजना से कुछ लोगों को बिना किसी तर्कसंगत कारण के बाहर कर दिया जाए तो ये भी अनुच्छेद 14 के खिलाफ है। मूल बात यह है कि हर सरकारी काम के पीछे एक तर्क, एक निष्पक्ष प्रक्रिया और एक वाजिब कारण दिखना चाहिए। क्योंकि मेरी मर्जी ये जवाब अब नहीं चलेगा। बिल्कुल नहीं चलेगा। और अगर किसी को लगे कि उसके साथ ऐसा हुआ है तो उसके पास क्या उपाय है? वो कहाँ जाए? क्योंकि समानता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है।
इसका उपाय बहुत शक्तिशाली है। कोई भी व्यक्ति जिसके अधिकार का उल्लंघन हुआ है वो सीधे उच्च न्यायालय हाईकोर्ट में अनुच्छेद 226 के तहत या सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के तहत जा सकता है। मतलब निचली अदालतों में जाने की जरूरत नहीं। ये हमारे संविधान द्वारा दिया गया सबसे मजबूत अधिकारों में से एक है। ये जानना बहुत जरूरी है। लेकिन अब एक और सवाल, क्या ये समानता का नियम इतना सख्त है कि इसका कोई अपवाद ही नहीं है, या कुछ पदों पर बैठे लोगों को इससे कोई विशेष छूट मिलती है? हाँ, समानता का ये नियम निरपेक्ष नहीं है। संविधान खुद कुछ तार्किक अपवादों की व्यवस्था करता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है अनुच्छेद 361। वो क्या है? वो भारत के राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपालों को कुछ विशेष छूट देता है। किस तरह की छूट? क्या उन पर कानून लागू नहीं होता? कानून लागू होता है, लेकिन प्रक्रिया अलग है। अनुच्छेद 361 कहता है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल अपने पद पर रहते हुए अपने किसी भी काम के लिए किसी भी अदालत के प्रति जवाबदेही नहीं होंगे। अच्छा। उनके कार्यकाल के दौरान उन पर कोई आपराधिक कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती और न ही उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। ऐसा क्यों? इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि देश और राज्य के सर्वोच्च पद पर बैठे लोग बिना किसी डर या राजनीतिक दबाव के अपना काम कर सकें। यह छूट उनके पद की गरिमा के लिए है, व्यक्ति के लिए नहीं। पद से हटने के बाद उन पर कार्रवाई हो सकती है। ठीक है, ये तो एक अपवाद हुआ। इसके अलावा भी कोई अपवाद है? जैसे आपने कहा कि महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष कानून बनाए जा सकते हैं, वो तो बाकियों के साथ असमानता हुई है ना? यहीं पर हमें कागजी समानता और असली समानता का फर्क समझना होगा। कागजी और असली समानता? हाँ, संविधान बनाने वाले जानते थे कि हमारा समाज असमान है। कुछ लोग 100 मीटर की दौड़ में सामाजिक और ऐतिहासिक कारणों से 50 मीटर पहले से ही पीछे खड़े हैं। सही बात है। अगर आप सबके लिए एक ही सीटी बजा देंगे तो वो कभी जीत नहीं पाएंगे। इसलिए संविधान खुद अनुच्छेद 15(3) के तहत राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बनाने की शक्ति देता है। और आरक्षण भी इसी में आता है। वो तो साफ साफ बाकी लोगों के साथ असमानता है। इसे उल्लंघन नहीं, बल्कि अनुच्छेद 14 के लक्ष्य को हासिल करने का जरिया माना जाता है। इस धारणा को कहते हैं सब्सटैंटिव इक्वालिटी, यानी वास्तविक समानता। वास्तविक समानता? इसका लक्ष्य है एक असमान समाज में असल में समानता लाना। जो लोग दौड़ में पीछे से शुरू कर रहे हैं, उन्हें बराबरी पर लाने के लिए कुछ विशेष सहायता देनी जरूरी है, ताकि मुकाबला बराबरी का हो। तो ये प्रावधान समानता के खिलाफ नहीं, बल्कि सच्ची समानता को हासिल करने का एक जरिया है। बिल्कुल। तो आज की इस चर्चा का सार यही है कि अनुच्छेद 14 सिर्फ एक लाइन नहीं है। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि कागज पर सब बराबर हैं। इसका असली मतलब है कि कानून सबसे ऊपर है, एक जैसे लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार होगा, और सबसे जरूरी बात, सरकार का कोई भी फैसला, कोई भी काम मनमाना, अतार्किक या अनुचित नहीं हो सकता। एकदम सही कहा आपने। ये हमें सिर्फ समानता नहीं, बल्कि सरकार की मनमानी से सुरक्षा की गारंटी देता है। और अंत में श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगा। जरूर। समानता के 2 विचार होते हैं। एक है औपचारिक समानता, फॉर्मल इक्वालिटी। इसका मतलब है सबके लिए एक ही नियम, चाहे नतीजा कुछ भी हो। जैसे अगर आप एक 5 फुट के और एक 7 फुट के इंसान को क्रिकेट मैच देखने के लिए एक ही साइज का स्टूल दें, तो ये औपचारिक समानता है। लेकिन जाहिर है 5 फुट वाला इंसान शायद मैच देख ही ना पाए। ये तो निष्पक्ष नहीं हुआ। सही कहा। और दूसरा विचार है वास्तविक समानता, सब्सटैंटिव इक्वालिटी। इसका लक्ष्य असल में सबको बराबरी का मौका देना है, भले ही इसके लिए अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग व्यवहार करना पड़े। यानी 5 फुट वाले को बड़ा स्टूल और 7 फुट वाले को छोटा स्टूल देना, ताकि दोनों मैच देख सकें। बिल्कुल। अगली बार जब कोई नया कानून या सरकारी नीति देखें, तो सिर्फ ये ना सोचें कि क्या ये सबके लिए बराबर है, ये भी सोचें कि क्या ये हमारे समाज में मौजूद गहरी असमानताओं को दूर करके सही मायने में सबको बराबरी पर लाने की कोशिश कर रहा है। यही अनुच्छेद 14 की असली आत्मा है। यही इसकी असली आत्मा है।